क्या आपको पता है कि आपके गार्डन में उड़ने वाली एक छोटी सी बटरफ्लाई केवल खूबसूरत इंसेक्ट ही नहीं, वह इकोसिस्टम की हेल्थ रिपोर्ट भी दे सकती है। और भारत के लिए ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। अब भारत में 13,703 स्पीसीज ऑफ लेपिडोप्टेरा की दर्ज की गई है। यानी बटरफ्लाईज और मॉथ्स मिलाकर ये दुनिया की जो नॉन लेपिडोप्टेरा डाइवर्सिटी का लगभग 8.25% है। लेकिन सवाल ये है कि लेपिडोप्टेरा आखिर है क्या? बटरफ्लाईज और मॉथ्स इकोसिस्टम के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? और यूपीएससी इस टॉपिक से क्या सवाल पूछ सकता है? आज इसे बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेपिडोप्टेरा है क्या। तो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स का एक बड़ा ऑर्डर है, जिसमें बटरफ्लाईज और मॉथ्स दोनों शामिल होते हैं। और इस शब्द को तोड़कर समझिए तो लेपिडो मतलब स्केल्स एंड टेरा मीन्स विंग्स, यानी स्केल विंग्ड इंसेक्ट्स। अगर बटरफ्लाई या फिर मॉथ के विंग्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो उसके ऊपर हजारों माइक्रोस्कोपिक स्केल्स दिखाई देते हैं। और यही स्केल्स इनके ब्यूटीफुल कलर्स और पैटर्न्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखाता है। अब एग, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, ये चार स्टेजेस पाई जाती हैं जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एग्जिबिट करता है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, लेपिडोप्टेरा में होलो मेटाबॉलस डेवलपमेंट होती है, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। और इंडिया क्यों लेपिडोप्टेरा हॉटस्पॉट है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेडएसआई के साइंटिस्ट ने भारत के लेपिडोप्टेरा की एक डिटेल्ड कैटलॉग तैयार की है। इसमें भारत से लगभग 13,703 स्पीसीज रिकॉर्ड की गई। इनमें करीब 1,417 बटरफ्लाईज और लगभग 12,286 मॉथ स्पीसीज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बटरफ्लाईज जितनी हमें दिन में दिखाई देती हैं, उनसे कहीं ज्यादा डाइवर्सिटी मॉथ्स में छिपी हुई है। और इंडिया की ज्योग्राफी इस डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है। अब हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट्स और हाई अल्टीट्यूड इकोसिस्टम सब मौजूद है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी है कि हमारे पास बड़े ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट रिसोर्सेज निकल आते हैं। डिफरेंट क्लाइमेट प्लस डिफरेंट वेजिटेशन प्लस डिफरेंट हैबिटेट्स, इससे हाई लेपिडोप्टेरा डाइवर्सिटी बन जाती है। अब बटरफ्लाईज और मॉथ्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो अगर बटरफ्लाईज और मॉथ्स कम हो जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पहला फर्क पड़ेगा पॉलिनेशन के ऊपर। एडल्ट बटरफ्लाईज और कई मॉथ्स फ्लावर्स से नेक्टर लेते हैं और इस दौरान पोलन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो दूसरा फर्क पड़ेगा फूड वेब पर। अब कैटरपिलर्स और एडल्ट लेपिडोप्टेरा बर्ड्स, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और दूसरे कई एनिमल्स के लिए फूड सोर्स हैं। और तीसरा फर्क पड़ेगा बायो इंडिकेटर्स। अब बटरफ्लाईज एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पेस्टिसाइड यूज, टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न में अगर चेंज आता है, बदलाव आता है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है वो। इसलिए बटरफ्लाई डाइवर्सिटी में बदलाव हमें इकोसिस्टम में होने वाले चेंजेस का अर्ली सिग्नल दे सकता है। इसे ऐसे याद रखिए कि बटरफ्लाईज आर नॉट मेयरली ब्यूटीफुल, दे आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। फिर मॉथ्स को इग्नोर मत कीजिए, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली बटरफ्लाई से। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते समय बटरफ्लाईज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मॉथ्स इक्वली फैसिनेटिंग है। तो बहुत से मॉथ्स नॉकटर्नल पॉलिनेटर्स हैं, यानी रात में फ्लावर्स को पॉलिनेट करते हैं। और यही एक अमेजिंग कंजर्वेशन इशू से जुड़ता है, जिसे लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। अब आर्टिफिशियल लाइट्स रात में मॉथ्स के नेविगेशन और फीडिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब कर सकती हैं। यानी अर्बेनाइजेशन का इफेक्ट सिर्फ बड़े मैमल्स या फिर बर्ड्स पर ही नहीं, बल्कि रात में एक्टिव इंसेक्ट्स पर भी पड़ता है। और ये यूपीएससी मेंस में अर्बन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बन सकता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे इनकी कंजर्वेशन में हेल्प कर सकती है। तो पहला है डीएनए बारकोडिंग। कई बटरफ्लाई और मॉथ स्पीसीज मॉर्फोलॉजी में लगभग आइडेंटिकल दिखाई दे सकती हैं, पर साइंटिस्ट डीएनए के छोटे छोटे स्टैंडर्डाइज सीक्वेंसेस कंपेयर करके स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और दूसरा है ईडीएनए यानी एनवायरमेंटल डीएनए। मॉलिक्यूलर टूल्स बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और तीसरा है एआई बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन। आज फोटोग्राफ्स के बेस पर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन और सिटीजन साइंस ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करना इंक्रीजिंगली आसान हो गया, उतना ही जरूरी भी हो गया। चौथा है जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स। अब इनसे हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फॉरेस्ट कवर चेंज और इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स मॉनिटर किए जा सकते हैं। और पांचवा है सिटीजन साइंस।
तो लोग बटरफ्लाई की फोटोग्राफ, लोकेशन और डेट रिकॉर्ड करके बायोडाइवर्सिटी डेटाबेसेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी स्मार्टफोन भी कंजर्वेशन साइंस का एक छोटा सा टूल बन सकता है। छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब मेजर थ्रेट्स क्या है उसके बारे में भी बात कर लें। तो इतनी रिच डाइवर्सिटी के सामने कई थ्रेट्स भी हैं, और सबसे बड़ा थ्रेट है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स फ्रेगमेंटेड होने पर होस्ट प्लांट्स और ब्रीडिंग हैबिट्स डिसअपियर हो सकते हैं। दूसरा है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। अब कैटरपिलर्स प्लांट मटेरियल खाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चरल केमिकल्स का एक्सपोजर इनके लिए सीरियस थ्रेट बन सकता है। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर और रेनफॉल में बदलाव फ्लावरिंग सीजन, होस्ट प्लांट्स और बटरफ्लाई इमरजेंस के टाइमिंग को ऑल्टर कर सकता है। इसे फिनोलॉजिकल मिसमैच से भी जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन्वेसिव स्पीसीज, फॉरेस्ट फायर्स, इलीगल कलेक्शन और लाइट पोल्यूशन भी लोकल पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेशन का क्या रास्ता है। तो सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करना जरूरी है। केवल बटरफ्लाइज को ही पकड़कर ब्रीडिंग सेंटर्स में रखना सॉल्यूशन नहीं है। हमें हैबिटेट बेस्ड कंजर्वेशन चाहिए। नेटिव फ्लावरिंग प्लांट्स को कंजर्व करना होगा, कैटरपिलर्स के होस्ट प्लांट्स बचाने होंगे, फॉरेस्ट और हैबिटेट कॉरिडोर्स मेंटेन करने होंगे, पेस्टिसाइड का रिस्पॉन्सिबल यूज और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम प्रमोट करना होगा। अब अर्बन एरियाज में बटरफ्लाई गार्डन्स और नेटिव वेजिटेशन बढ़ाई जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म साइंटिफिक मॉनिटरिंग, क्योंकि जिस बायोडाइवर्सिटी को हमने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट ही नहीं किया उसे इफेक्टिवली कंजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। सो यूपीएससी और सिविल सर्विसेज कनेक्शन देखें तो यहाँ पे 3 हेडिंग्स में आपने इसको याद रखना है। अब प्रीलिम्स में लेपिडोप्टेरा जो है वो बटरफ्लाई और मॉथ्स दोनों का ऑर्डर है ये, और स्केल्ड विंग्स और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इकोलॉजिकल रोल, ये उनकी मेन पॉइंट्स हैं। और जीएस पेपर 3 के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड पोल्यूशन और इकोसिस्टम सर्विसेज। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डीएनए बारकोडिंग, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी, एआई बेस्ड आइडेंटिफिकेशन, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और सिटीजन साइंस। और मेंस में कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि कंजर्वेशन ऑफ लेपिडोप्टेरा इज नॉट मेयरली अबाउट प्रोटेक्टिंग कलरफुल बटरफ्लाइज, इट इज अबाउट प्रोटेक्टिंग पॉलिनेशन नेटवर्क्स, फूड वेब्स एंड इकोसिस्टम रेजिलियंस। सो ये लाइन आपके लिए और आपके आंसर को बायोडाइवर्सिटी से सीधे इकोसिस्टम सर्विसेज अप्रोच तक ले जाती है। तो अगली बार जब आपको कोई बटरफ्लाई दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक कलरफुल इंसेक्ट ही मत समझिए। उसके विंग्स के पीछे एवोल्यूशन, इकोलॉजी, पॉलिनेशन, क्लाइमेट साइंस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की पूरी कहानी छिपी हुई है। और भारत की विशाल लेपिडोप्टेरन डाइवर्सिटी हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि स्मॉल विंग्स कैन टेल अ बिग एनवायरमेंटल स्टोरी। सो ऐसे ही करंट अफेयर्स को साइंस, एनवायरमेंट और यूपीएससी परस्पेक्टिव से इजी लैंग्वेज में समझने के लिए काशिब एजुकेशन को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टॉपिक का यदि आपको फ्री इन्फोग्राफिक और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल काशिब एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली साइंस स्टोरी के साथ। थैंक यू।